हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में जो 10th क्लास की है उसमें जो पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जितने भी बहुविकल्पी हैं अतिलघुत्री वो सब मैं करके दिखाऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो आप मेरी बस बात को गौर से सुनते रहिएगा। ठीक है, और जिनको मतलब कि नहीं मतलब कि करना है, मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना मतलब सिलेबस हाई हो गया है, फिर मतलब हाई क्या हो गया, इस टाइम प्रेशर बहुत होगा, तो आप बस मेरी बात को गौर से सुनते रहिए। आपका 100% ये चीज़ें फंसेंगी, और ना फंसे तो आप कमेंट करिएगा। वैसे आप सेट लगाइए तो सेट में आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका नाम भी ये भी है जो रूसो है, इसका भी ऑप्शन रूसो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था? तो यहाँ पर था लुई XV7। ठीक है, इसका तो इसका शासन था। उसके बाद नीचे जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें लिखा है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो इसका मध्यम वर्ग की थी। ठीक, बस आप आंसर सुनते रहिए। जब आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके खुद आंसर अपने आप टिक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। आप बस एक बार क्लिक होगा कि हाँ इसमें से ये वाला सर ने बोला था, बस मेरी बात को कायदे से सुनते रहिए। मार्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इन्होंने अधिकार विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो ये 1862 ईस्वी में बना था। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जो 7वां क्वेश्चन है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मोंटेस्क्यू जो था दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक था। आगे चलते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें इटली का एकीकरण कब हुआ? सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक, आगे जो है, फ्रांस की क्रांति हुई सन 1789 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजिनी नामक यंग इटली का संस्थापक था। अगला अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर जो है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है फ्रांस से हुआ था। उसके बाद अगला 13 नंबर क्वेश्चन जो है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? जूसेफ गैरिबाल्डी। ठीक है, जूसेफ गैरिबाल्डी नामक मतलब इनके नेतृत्व में किया गया था। आगे चलते हैं। 14 नंबर जो है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था पुनर्जागरण युग का अभ्युदय। ठीक, उसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, सन 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति की फलस्वरूप क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सन 1848 ईस्वी में फ्रांस राज्य की क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? सन 1848 में। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सेम पढ़ा था। उसके बाद जो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस से देश से संबंधित था। आगे की ओर चलते हैं। जो अगला है, तो 17 तक क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके बाद आगे चलते हैं। 18 हमारा जो है, इसको थोड़ा सा रुकना। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, वियन कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुब्रो नामक जो थे वो कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में शासकों की पुनः स्थापना की गई थी। अगला जो है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसमें जो है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो हुआ था, इसमें इनके संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जो 20 नंबर है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला जो नंबर है क्वेश्चन जो है 21 नंबर,
जी देखो दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो हम इसका टेलीग्राम में लिंक दे देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बना दूंगा अभी, उसमें ये जितनी भी मतलब पीडीएफ होंगी मैं डालता रहूँगा, ठीक है। उसमें ये लिख दूंगा कि एसएसटी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, पीडीएफ इतना लिख दूंगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला है, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, ठीक। अगला जो है, नेपोलियन की पराजय, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। तो जितनी भी मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सब आपका समझ लीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट है, ये फंसेगा जरूर, 100% फंसेगा, ठीक है। तो बस मेरी चीज़ को जितना बोलना है उसको आप गौर से सुनते रहिए, पेपर में जो आएगा ना 1 नंबर फंसेगा। अब एसएसटी की चिंता मत करिए, मैं देख रहा हूँ कि सब मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश में, इन्हीं तीनों चीज़ों में लगे हुए हैं, मैं इनके भी वीडियो बना दूंगा, आप बस मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 23 नंबर जो है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, ठीक। अगला जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को सबसे पहले मतलब कि 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। जो 25 नंबर है, सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था, ठीक है। इसमें 1879 ईस्वी में फ्रांस जो था वो इस तरीके से असीमित राजतंत्र था। सन 26वां नंबर है, निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति में शामिल था? तो इसमें था जर्मनी, ठीक। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने यही कब बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी जितने भी हैं यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मार्टिन मेटरनिक। तो 28 नंबर जो है, जूसेप मोसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो यंग इटली का, ठीक है। इसको भी आप ढंग से 1-2 बार मेरे वीडियो को बस लीड लगा लीजिए, आप बस सुनते रहिए, आपको बहुत 100% आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं और भी टॉपिक पर इस समझ लीजिए हफ्ते 2 हफ्ते में मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ, मैथ के, इंग्लिश के, जिसमें आपको जौन सा सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा बनाकर, बस आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृत में बॉक्सजिस्ट का आशय था? तो आम जनता से, किससे था? आम जनता से था। आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो 30 नंबर तो हो गया, अब अति लघु क्वेश्चन जो आएगा, तो अति लघु क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनते रहिए बस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम का जो गठन हुआ सन 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, ठीक है। अगला जो है, अनस्टैन रैन कौन था? उसने राष्ट्र की व्याख्या कैसे की? तो अनस्टैन रैन जो है उसने राष्ट्र की, अब देखो इसको पढ़ते हैं। अनस्टैन रैन जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। सन 1882 ईस्वी में सार्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सही अर्थ को राष्ट्र किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल धर्म क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अति महान पुरुष के नाम और योगदान शामिल होता है, ठीक है। अतः यह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होता है। इस प्रकार राष्ट्र एक बड़ी व्यापारिक एकता जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर निर्भर होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, महिला, तीसरा नंबर जो है, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाला महिला कौन थी? तो महिला की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज़ उठाने वाली लुइस ऑटो पीटर्स थी। यह एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और वाद पर नारीवाद नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की, ठीक है। अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये नंबर, ठीक है। बस मैं पढ़ रहा हूँ, आप बस सुनते जाइए, आपको बहुत लाभ होगा, 2-3 बार आप इसको सुनिए, ठीक है। तो आपका यूँ ही चुटकी बजाते हुए आपका ये सामाजिक का पेपर है यूँ निकल जाएगा। और भी चीज़ें हैं मैं बताऊंगा, आप बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून की समक्ष सबको समानता है, ठीक। आगे चलते हैं।
जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, उसका विरोध क्यों हुआ? कोई का एक कारण बताइए। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस राजनीतिक शासन व्यवस्था थी। आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंची गई, ठीक है, जिसके चलते लोगों के विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। ठीक है, अगला चलते हैं। छठा नंबर जो है, फ्रांसीसी क्रांतियों ने कौन कौन से कदम उठाए जिसने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? फ्रांसीसी जो यहाँ पे है, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा उठाए गए कदम, पहला था एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, ठीक है। स्टैंड जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ठीक है। तीसरा नंबर, नई श्रुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। वाह, आगे चलते हैं। 7वां नंबर जो है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताइए। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई पर चलकर जर्मन का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मन के एकीकरण का जनक कहते हैं। बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रियन को वैश्विक पटल पर एकाकी करके फ्रांस की शक्ति का मजबूती किया, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है, मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों का प्रबल राष्ट्रवाद भावना विद्वान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने सन 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को, आगे देखते हैं क्या है, विभिन्न क्षेत्रों को एकता के द्वारा सूत्र में बांधकर एक निर्वाचन संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 मुद्दों में फ्रांस की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी सन 1841 में वर्साय में हुई एक समारोह में फ्रांस के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का राष्ट्र घोषित किया गया। आगे जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, जर्मन के एकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? जर्मन के एकीकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम घोषित किया गया। आगे देखते हैं, जो अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 2 ही 4 क्वेश्चन बचे हैं, बस आप देख लीजिए। वियन कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ब्रिटेन, इसको डालता हूँ। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और राष्ट्रीय जैसी यूरोपीय शक्तियों ने शामिल रूस से सन 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। इन देशों के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए सन 1815 में वियना में मिले। इसे ही वियन कांग्रेस का सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस की क्रांति को 2 परिणाम बताइए। फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, क्रांति में समानता, स्वतंत्रता तथा भारत की भावना का विकास किया गया, न्याय व्यवस्था पुनर्गठन हुआ, पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है, इटली के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। तो 3 नेता जो थे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण निभाने वाले प्रमुख 3 नेताओं का, काउंट कावी गारिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आगे 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर, फ्रांस की क्रांति के संबंध में 2 दर्शनों के नाम बताइए। मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, ये 2 जो थे इन, ठीक है। और जो 14वां नंबर है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध एक राष्ट्रीय अंदर संगठित गुटों के बीच होने वाला युद्ध को कहते हैं। बस इतना ही है गृह युद्ध। तो दोस्तों, मैंने जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी किए और उसके बाद अतिलघु क्वेश्चन है वो भी किए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और जो चैप्टर आपको प्रॉब्लम करता है तो उसको आप मुझे बता दीजिए, ठीक है।
कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना के आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। ये तो बस एक स्टार्टिंग है, ठीक है। इन सब में जो 1 महीने में आपकी ढंग से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों लोगों को भी बताइए, उनसे भी शेयर करिए, लाइक करिए। जितनी जल्दी लाइक और शेयर बढ़ेंगे, बिल्कुल समझ लो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे जितनी जल्दी में। बहुत समझ लो कि हर घंटे, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, जितना मुझसे हो पाएगा मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।